तो जो हमने गरीबी देखी, मन में एक संकल्प था कि ईश्वर तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा हमारे सामने। जो हमारे भाई बंधु हैं, असहाय हैं, इस समय गरीबी झेल रहे हैं, जितना भी हो सकता है। इस समय मैं 9 सामाजिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 9 कंपनी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 9 फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और आपको मालूम ही है कि मेरे पास भाजपा और हरियाणा सरकार का भी CSR ट्रस्ट का दायित्व है। तो इस प्रकार जीवन चलते चलते आज 69 साल की आयु में मैं एक समाज सेवी कहलाता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के मन में संकल्प की शक्ति हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता निश्चित है। गुरुग्राम के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी बोधरा सीकरी की सफलता का राज भी यही है। तो आज की सक्सेस स्टोरी में पेश है बोधरा सीकरी की सफलता की कहानी। गुरुग्राम की माटी में जन्म लेकर बोधरा सीकरी ने एक नया मुकाम हासिल किया है। ये आज कई दवा फैक्ट्रियों के मालिक है। इनकी प्रमुख दवा कंपनी हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश एवं हैदराबाद में है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में ये हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और भाजपा के प्रमुख नेता हैं। सुंदर प्रताप जी, आपका आभार। आपने आज कष्ट किया मेरे से मेरे जीवन के बारे में पूछने के लिए। मैं आज से लगभग 69 वर्ष पूर्व इस पावन धरा पर जन्म हुआ और यहाँ पर मेरी स्कूलिंग रही। उसके बाद ईश्वर की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लगी और मैं हरियाणा गवर्नमेंट चंडीगढ़ में 6 साल रहा। उसके बाद 3 साल में भारत सरकार में रहा UPSC के माध्यम से, 10 साल में सरकारी उपक्रम में रहा और उसके उपरांत 7 साल प्राइवेट सेक्टर में रहा। और लगभग 27 वर्ष पूर्व मैंने एक बिजनेसमैन के नाते अपना डिस्ट्रीब्यूशन का दवाइयों का काम शुरू किया। आज ईश्वर की कृपा से 9 कंपनियों का स्वामित्व है और अच्छा काम कर रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त उद्योगपति होने के नाते तो जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं वहन कर ही रहा हूँ, परंतु समय समय पर चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, चाहे वो सामाजिक संस्थान हो, चाहे मेरी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो, उनको भी निरंतर समय दे रहा हूँ। और हमारे जो शहर है, जो मेरी मातृभूमि है, मेरी जो जन्मभूमि है, उसमें यथासंभव जो भी ये तन मन और धन से लगा हुआ हूँ। आपका प्रश्न था मेरा बाल्यकाल के बारे में। ऐसा है कि बाल्यकाल बहुत ही गहन विषय है ये, क्योंकि जो हमने बोलते फाका मीन्स खाली पेट, हमने फाकों वाली ज़िंदगी भी देखी है। ऐसी स्थिति थी कि पिताजी एक काम करते थे, उसमें सफल नहीं होते थे, फिर उन्होंने चाय का काम शुरू किया, फिर उन्होंने दूध का काम शुरू किया, फिर उन्होंने आटा बेचा, हलवाई किया, जूठे बर्तन साफ किए, आखिर में मजदूरी भी की, मजदूरी में भी सफल नहीं हुए। और फिर उन्होंने पानी पूरी, आपके यहाँ पानी पूरी बोलते हैं, हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, उसको बेचने का काम किया। उसमें हम दोनों भाई मिलके उनकी सहायता भी करते थे, परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो बीमार हुए और उनको अधरंग मार गया और 3 साल वो बिस्तर पर रहे। 1971-72 में आखिरकार उनका शरीर चला गया। उसके बाद प्रभु इच्छा से मैं आगे बढ़ता गया। तो जो हमने गरीबी देखी, मन में एक संकल्प था कि ईश्वर तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा हमारे सामने। जो हमारे भाई बंधु हैं, असहाय हैं, इस समय गरीबी झेल रहे हैं, जितना भी हो सकता है। इस समय मैं 9 सामाजिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 9 कंपनी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 9 फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और आपको मालूम ही है कि मेरे पास भाजपा और हरियाणा सरकार का भी CSR ट्रस्ट का दायित्व है। तो इस प्रकार जीवन चलते चलते आज 69 साल की आयु में मैं एक समाज सेवी कहलाता हूँ। एक छोटा सा शहर के अंदर जो संकल्प लिया है सेवा का, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो, जैसे कि आपको मालूम है कोविड के दौरान हमने बाकायदा आइसोलेशन सेंटर बनाया, लोगों को फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, गरीबों के घरों में निरंतर राशन किट भिजवाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी।
वो हमने मित्रों ने मिल करके, जो भी है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, क्योंकि वो उस समय उपलब्ध नहीं था, उनको हमने फ्री बांटे रेमडेसिविर इंजेक्शन, और बाकायदा पेशेंट से हमने लिख के दिया ये जो सेवा है कोई पैसे लेकर के नहीं, क्योंकि लोगों ने ब्लैक में भी खरीदे थे इंजेक्शन। उसी दौरान मैंने अपने औषध उद्योग के मित्रों के माध्यम से लगभग 80-90 लाख की दवाइयाँ भी अपने हरियाणा प्रांत को दी, ताकि उस समय जिन दवाइयों की कमी थी वो पूरी हो सके। तो जो सेवा होती है निरंतर चलती रहती है, ये एक बीड़ा है। अब हम 2 डिस्पेंसरी, जैसा आपको मालूम है कि मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन का अध्यक्ष भी हूँ, अभी 2 डिस्पेंसरी हमारी तैयार हो रही है। ईश्वर इच्छा हुई तो 16 अप्रैल को रविवार के दिन उन दोनों का उद्घाटन होगा। और एक एम्बुलेंस भी हमने ली है। एक एम्बुलेंस पहले हमने शमशान भूमि में दे रखी है, और ये जो है एम्बुलेंस, ये फ्री सर्विस, कोई भी जाति का कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, उनको फ्री सर्विस मिलेगी। इसी प्रकार इन दोनों डिस्पेंसरी में मात्र 20 रुपये लेकर के उसमें कंसल्टेशन भी होगी, उसमें दवाई भी फ्री होगी। तो आने वाले जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? ऐसा जी, व्यक्ति को समाज को देना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो दशम भाग की बात करते थे। तो जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में, अगर मान लो मैं वित्तीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि गरीब बच्चों की, गरीब परिवारों की उससे मदद की जाए। कोई व्यक्ति शिक्षित है लेकिन वो पैसा नहीं खर्च कर सकता, वो अपना समय गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दे, तो जैसे भी संभव हो, क्योंकि इतना बड़ा देश, 135-140 करोड़ की आबादी, सरकार अकेली क्या करेगी। हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर परिवार का एक फर्ज बन जाता है, हर संस्था का फर्ज बन जाता है कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सोचे और जितना भी यथासंभव हो दूसरे व्यक्ति की मदद करे। नहीं, आज जो देश में भयंकर बेरोजगारी है, व्यवसाय में भी उथल पुथल हो रहा है, तो ऐसे में जो आने वाली पीढ़ी को करियर बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? ऐसा कि भारत सरकार और प्रांत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 वर्ष पूर्व स्टार्टअप, जो कोई जानता नहीं तो स्टार्टअप क्या होता है। आज भारत नंबर 1 पायदान पर है, यानी स्टार्टअप के अंदर भारत काफ़ी आगे है। इस प्रकार जो हमारी प्रांत की नीतियां हैं, अभी हाल ही में आपने देखा है, वो चाहते हैं कि व्यक्ति नौकरी की बजाय स्वयं अपना काम करे और औरों को नौकरी दे। इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम हैं, चाहे वो छोटे लघु उद्योग के ऊपर काफ़ी हमारा सरकार का फोकस रहा है। तो व्यक्ति को चाहिए कि एक खाली सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय छोटा सा काम, अपने माता पिता से बहुत कुछ मिलता है व्यक्ति को, एक छोटा सा काम करे। जब वो एक व्यक्ति काम करेगा तो 2 व्यक्तियों को रोजगार भी देगा। ऐसी बहुत सारी, आपको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा एक ऐसा प्रांत है, पहला प्रांत है पूरे भारत के अंदर, जहाँ 22 के 22 जिलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्योग दिया है, उद्योग क्लस्टर दिया है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने केमिकल एंड लेदर इंडस्ट्री दी है मेवात को, सिरसा को जाकर के दिया फूड प्रोसेसिंग, ऐसे भिवानी को दिया टेक्सटाइल, गुड़गांव ऑलरेडी IT इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार फरीदाबाद में ट्रैक्टर इंडस्ट्री। तो हर जिला को कोई ना कोई उद्योग दिया है और वो उद्योग आ भी रहे हैं। और इसमें आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का सपना है वो सफल हो रहा है। और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया का जो नारा है, वो एक वास्तव में अच्छा शेप ले रहा है। आप जो गुड़गांव में सर होते हैं, गुड़गांव में प्रतिदिन हजारों लोग रोजगार और बिजनेस की तलाश में आते हैं, तो क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर आए लोग और रोजगार के लिए मतलब ये करें? तो ऐसा कि आजकल ना कहते हैं ई पोर्टल का ज़माना है। व्यक्ति को ऐसे चल के आने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी, हर संस्था, हर विभाग, हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट आजकल ई पोर्टल के ज़माने में पोर्टल के ऊपर वैकेंसी है तो कैंडिडेट को, उम्मीदवार को पता चल जाता है। इस प्रकार अगर कोई उठ के आ जाता है तो उसकी गलती है, क्योंकि ठीक है आपका कोई जानकार है, आपने उसको आश्वासन दिया भी चलो यहाँ पर इस कंपनी में नौकरी है, वो अलग बात है। अदरवाइज आजकल हर जगह, और इस समय रोजगार के लिए तो सरकार इतना ज़्यादा प्रयास कर रही है, विशेषकर युवा, हमारा 65% आबादी युवा है जिनकी आयु 35 साल से नीचे है, तो वो ऊर्जावान है। आज युवा शिक्षित है। बस मैं इतना ज़रूर संदेश देना चाहूँगा कि उस युवा को, जो आज का युवा जिसे हम आधुनिक युवा कहते हैं, उसके पास जो इस समय ऊर्जा है और जो मेरे जैसे व्यक्ति के पास अनुभव है, उसको चाहिए कि वृद्ध से और प्रौढ़ से उसका अनुभव ले और अपनी ऊर्जा समाज को दे। देखिए सफलता अपने आप पीछे पीछे आएगी। और एक जो हमने बात नोट की कि ये समय में
कि आज का युवा संस्कार विहीन हो रहा है। उसको अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार, अपने धर्म, अपना अध्यात्म, अपने ग्रंथ, अपने वेद, अपने शास्त्र, उनको भूलना नहीं चाहिए, जिसके कारण आज आधुनिकीकरण की तरफ जो दौड़ रहा है। क्योंकि जिस देश का युवा अपने राष्ट्र के प्रति सजग होगा, क्योंकि आज का दुर्भाग्य की बात है कि हर व्यक्ति को पता है कि मेरे अधिकार क्या है संविधान के अनुसार, लेकिन उसमें जो हमारे कर्तव्य हैं वो डबल है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षा पद्धति भी एक कारण था जिसके कारण जो युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा था, क्योंकि उसमें उनको बताया ही नहीं गया। हमारे जितने भी संत हुए, अब देखो इस वर्ष आपने देखा होगा, पिछले वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन हरियाणा सरकार ने पानीपत के अंदर, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोग आए, संत कबीर का मनाया, संत रविदास का मनाया, अभी स्वामी दयानंद जी का मनाया। तो ये जो एक जागरूकता आ रही है आज के युवा के अंदर, इसके आने वाले दिनों में परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे। और युवा को चाहिए कि अपने समाज के साथ जुड़े। आधुनिकीकरण जरूरी है, परंतु अपने सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। सर, आपका पसंदीदा संत महात्मा कौन है और उनका संदेश जो लोगों को प्रेरणा दे सके? आपने बहुत ही गंभीर और बहुत ही निजी प्रश्न पूछा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा संतों के साथ बहुत मेल मिलाप रहा है। मेरे घर पे भी न जाने कितने संतों का आना जाना रहता है, और मेरी भी इच्छा होती है समय समय पर अलग अलग संतों के आश्रम में जाकर के समय भी बिताता हूँ, उनसे चर्चा भी करता हूँ, अध्यात्म की बात भी करता हूँ। लेकिन अगर आपने प्रश्न पूछा है कि मेरा पसंदीदा संत कौन है, मैं परम श्रद्धेय आनंद मूर्ति गुरु माँ का दीक्षित शिष्य हूँ, और उनका भी मेरे ऊपर पूरा स्नेह है, पूरा प्रेम है, आशीर्वाद है। और उनका एक भजन है, दुख आते हैं सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। जीवन में व्यक्ति को, क्योंकि सुख और दुख के हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका संदेश ये है कि हमें मस्त रहना चाहिए। उस मस्ती के आलम में उस परम सत्ता को, उस ईश्वर को, जो तत्व हमारे अंदर भी है, हमें जीवन के अंदर कभी भी भूलना नहीं चाहिए। RBM न्यूज के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। पूरे पराक्रम के साथ, पूरे जुनून के साथ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सुरेंद्र प्रताप जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। RBM न्यूज के साथ, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBM न्यूज हमेशा सच के साथ।